दोस्तों, हमारे देश हिंदुस्तान में रिश्तों को काफ़ी महत्व दिया जाता है। इसीलिए लोग अपने रिश्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक अपने कदम को उठाने को तैयार रहते हैं। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक नहीं बल्कि दो लोग हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाते हैं। बल्कि उसके बाद कुछ और लोग भी हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बस्ती, और इसी बस्ती ज़िले का एक थाना पड़ता है कोतवाली थाना। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका आता है बड़ेवन। बात कर रहा हूँ मैं 10 जनवरी 2024 की सुबह की। दरअसल बड़ेवन के फ्लाईओवर के नीचे एक व्यक्ति की डेड बॉडी लोगों को दिखाई देती है। लोग जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो सबको यही लगता है कि शायद उसका एक्सीडेंट हुआ है। तभी उनमें से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले उस डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाले लड़के की उम्र लगभग 22 साल के आसपास होगी। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो पुलिस साफ अंदाज़ा लगा लेती है कि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि उसकी हत्या किया गया है। क्योंकि उसके शरीर पर कोई भी चोट या घाव के निशान मौजूद नहीं थे, बल्कि उसके सर के पिछले हिस्से पर एक गहरा घाव दिखाई दे रहा था। उसकी डेड बॉडी को देखकर पुलिस ये भी अंदाज़ा लगाती है कि शायद उसकी हत्या उस जगह पर नहीं किया गया है, बल्कि उसकी हत्या कहीं और किया गया है और यहाँ लाकर उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाया गया है। पुलिस जब उसके कपड़ों की तलाशी करती है तो उसकी पॉकेट से एक आधार कार्ड मिलता है। दरअसल ये आधार कार्ड भी उसी लड़के का था जिस पर उसका नाम विवेक चौहान लिखा था। विवेक चौहान जो कि गोरखपुर के बरगदवा गांव का रहने वाला है। विवेक के पिता का नाम है गोविंद चौहान। पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब थाने आकर अभी इसकी कार्रवाई कर ही रही होती है कि तभी दोपहर के वक्त एक व्यक्ति रोते भी लगते हुए थाने में पहुंचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम विजय पाल चौहान है और मैं मूड़ा घाट गांव का रहने वाला हूं। विजय पाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बेटी किरण रात को अचानक से कहीं गायब हो गई है। किरण, जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास। पुलिस विजय पाल की तहरीर पर किरण की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर किरण की हर जगहों पर तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस अभी किरण की तलाश कर ही रही थी कि तभी शाम के समय पुलिस को यह सूचना मिलती है कि मूड़ा घाट गांव के अंतर्गत एक खेत में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस लड़की की डेड बॉडी को जब देखती है तो मालूम चलता है कि वो मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि किरण ही है। पुलिस सबसे पहले किरण के माता पिता को खबर देती है और उसकी डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसके सर पर भी एक गहरा घाव का निशान मौजूद है। इधर किरण के माता पिता को जब मालूम चलता है तो सब के सब घटनास्थल पर पहुंचते हैं और किरण की डेड बॉडी को देखकर जोर जोर से रोना धोना शुरू कर देते हैं। पुलिस जब विजयपाल से किरण की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो विजयपाल कहता है कि साहब, मुझे नहीं मालूम है कि मेरी बेटी की हत्या किसने किया है। पुलिस सबसे पहले किरण की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर विजयपाल की तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इस मामले की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले किरण के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है। पुलिस जब कॉल डिटेल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पर किरण पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करती आ रही थी। दरअसल 10 जनवरी की रात को लगभग 10 बजे के आसपास भी किरण ने उसी नंबर पर आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि सुबह पुलिस को जो डेड बॉडी विवेक चौहान का मिला था वो नंबर विवेक चौहान के नाम पर ही रजिस्टर्ड है।
पुलिस अब विवेक के बारे में पूछताछ करने के लिए किरण के पिता विजयपाल को थाने बुलाती है और फिर विवेक के बारे में पूछताछ करती है। तो विजयपाल कहता है कि साहब मैं किसी विवेक को नहीं जानता हूँ। लेकिन विजयपाल जैसे ही विवेक को पहचानने से इनकार कर देता है, पुलिस को विजयपाल के ऊपर गहरा शक होने लगता है, क्योंकि पुलिस इससे पहले ही विवेक की पूरी जन्म कुंडली निकाल चुकी थी। दरअसल ये विवेक कोई और नहीं बल्कि विजयपाल के ही साढ़ू का बेटा है। विजयपाल जैसे ही विवेक को पहचानने से इनकार कर देता है, पुलिस अब विजयपाल से सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस विजयपाल से कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया है सारा सच हमको बता दो, और अगर तुमने सारा सच बता दिया तो भरोसा करो हम तुमको अदालत से कम सजा दिलवाने की कोशिश करेंगे। पुलिस जैसे ही इस तरह की बातें विजयपाल से कहती है, विजयपाल तुरंत ही पुलिस वालों के पैर पकड़ लेता है और रोते भी लगते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, दरअसल मैं विवेक को मारना नहीं चाहता था। लेकिन विजयपाल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद विवेक के पिता गोविंद को भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है। विजयपाल की पत्नी का नाम है शर्मिली देवी। विजयपाल के टोटल 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटा और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम है शंभू, दूसरी बेटी किरण और सबसे छोटा बेटा गुलाब। किरण जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास, जो अपने ही इलाके से बीए की पढ़ाई कर रही है। इधर विवेक जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। विवेक की कोई बहन नहीं है, लेकिन जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है विवेक राखी बंधवाने के लिए तरस जाता है। इसीलिए विवेक की मां सुमन देवी अपनी बड़ी बहन शर्मिली देवी की बेटी किरण को अपने घर में बुलाती है और किरण से ही विवेक को राखी बंधवाती है। लेकिन इस घटना से ठीक 1 साल पहले जब किरण एक बार राखी बांधने के लिए विवेक के घर पर जाती है तो विवेक किरण को गिफ्ट में एक मोबाइल दे देता है। इधर किरण को जब मोबाइल मिल जाता है तो उसके बाद उसी मोबाइल के जरिए विवेक और किरण एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। हालांकि दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता होता है, लेकिन बातचीत करते करते न जाने कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। किरण और विवेक दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन इस बात की जानकारी दोनों के घर परिवार वालों को मालूम नहीं चलता है। उसके बाद विवेक अब किरण से मुलाकात करने के लिए अक्सर उसके घर पर ही जाना शुरू कर देता है। दोनों के प्यार का परवान जब चढ़ता है तो विवेक और किरण दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन इस बात की जानकारी किरण के पिता विजयपाल को मालूम चल जाता है। विजयपाल को जब मालूम चलता है कि उसकी बच्ची का विवेक के साथ में प्रेम प्रसंग ही नहीं चल रहा है बल्कि दोनों के बीच में संबंध भी बन चुका है, तो विजयपाल इस बात पर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपनी बच्ची को काफ़ी समझाने की कोशिश भी करता है। साथ ही साथ अपने साड़ू गोविंद के नंबर पर फ़ोन करता है और उससे अपने बेटे को समझाने की बात भी कहता है। इधर विवेक के माता पिता को जब मालूम चलता है तो विवेक के माता पिता भी उसको काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। दरअसल विवेक और किरण अपने प्यार में इस कदर से आगे बढ़ चुके थे कि दोनों शादी करने का फैसला भी कर चुके थे। विवेक और किरण अपने प्यार में इस प्रकार से आगे बढ़ चुके थे कि जहां से वापस आना उनके लिए नामुमकिन था। लाख समझाने के बावजूद भी विवेक अपने माता पिता की बात नहीं मानता है और 9 जनवरी 2024 को भी विवेक किरण से मुलाकात करने के लिए उसके घर पर दिन में ही चला जाता है। हालांकि दिन में जब विजयपाल के घर पर पहुंचता है तो विजयपाल विवेक को वापस उसके घर जाने के लिए कहता है, लेकिन विवेक अपने घर वापस नहीं आता है बल्कि रात होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रात का वक्त होता है विजयपाल का पूरा परिवार खाना वाना खाकर सोने चला जाता है, लेकिन विजयपाल को शक हो जाता है कि विवेक किरण से ज़रूर मुलाकात करेगा। जैसे ही रात के लगभग 10 बज जाते हैं विवेक किरण के नंबर पर फ़ोन करता है और उसको मिलने के लिए खेतों में बुलाता है। मिलने के लिए जब खेतों में बुलाता है तो किरण भी विवेक से मुलाकात करने के लिए खेतों में चली जाती है। लेकिन किरण जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है इस बारे में उसके बड़े भाई शंभू को मालूम चल जाता है। शंभू जाकर तुरंत ही ये सारी बातें अपने पिता से बताता है। इधर विजयपाल को जब मालूम चलता है कि किरण विवेक से मुलाकात करने के लिए घर से बाहर निकल चुकी है, विजयपाल अपने बेटे शंभू और अपने छोटे भाई जनार्दन के साथ किरण और विवेक को खोजने के लिए अपने घर से निकल जाता है। तीनों जब खोजते खोजते खेतों में जाते हैं
तो विजयपाल किरण और विवेक को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, विजयपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। तुरंत ही गुस्से में एक ईंट उठाकर लाता है और विवेक के सर पर काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से विवेक की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। लेकिन विवेक जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, किरण ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। किरण जब ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है, ये सुनकर तीनों एकदम से डर जाते हैं। विजयपाल को लगता है कि शायद उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ पर कोई आ ना जाए, इसीलिए आनन फानन में वही ईंट उठाकर किरण के सर पर भी जोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से किरण की भी घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। किरण और विवेक जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर गुजर जाते हैं, उसके बाद विजयपाल, उसका भाई और उसका बेटा तीनों एकदम से डर जाते हैं। तीनों को अब ये डर सताने लगता है कि पुलिस अब इन तीनों को ज़रूर पकड़ लेगी। इसीलिए विजयपाल अपने भाई और अपने बेटे के साथ अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और वहाँ से विवेक की डेड बॉडी को उठाकर पड़ेवन फ्लाईओवर के नीचे लाकर फेंक देते हैं, ताकि लोगों को जब डेड बॉडी बरामद होगा तो सबको यही लगेगा कि शायद विवेक का एक्सीडेंट से मौत हो गई है। उसके बाद वहाँ से तीनों वापस अपने घर पर आते हैं और अगली सुबह विजयपाल रोते बिलखते हुए थाने में जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बेटी रात को अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई है। वाकई में विजयपाल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस विजयपाल के ही बयान पर उसके भाई जनार्दन और उसके बड़े बेटे शंभू को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।